नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पे। हाजिर हूं लेकर तमाम खबरें। मैं हूं आपके साथ कृतिका और अब सीधा बात कर रहे हैं हम लगातार शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के, क्योंकि लगातार लोगों के अंदर जो बेताबी है वो भी इस वक्त बढ़ गई है। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ ही इंतजार भी हो रहा है कि आखिर कौन कौन से सांसदों को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा रही है, किसके पास में कौन से पोर्टफोलियो रहेंगे। इसको लेकर हालांकि फिलहाल अभी तक सस्पेंस बरकरार है। तो इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह पर लगातार ताजा अपडेट आप तक सुबह से लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उसके बाद बात करेंगे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। प्रधानमंत्री आवास पहुंचे मंत्रिमंडल में शामिल संभावित चेहरे, तय होगा कि कैसा रहेगा एनडीए 3 का स्वरूप। मोदी 3.0 की कैबिनेट में बीजेपी के दिग्गज पुराने चेहरों के साथ घटक दलों के नए चेहरे भी शामिल। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किए श्रद्धा सुमन अर्पित। नेशनल वार मेमोरियल में शहीदों के शौर्य को भी किया नमन। राष्ट्रपति भवन में आज शाम 7:15 बजे नई सरकार लेगी शपथ। पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्रों के नेता होंगे विशिष्ट अतिथि। राष्ट्रपति भवन में मेहमानों के लिए आज रात डिनर का भी आयोजन। राजकीय सम्मान के साथ हुआ रामोजी राव का अंतिम संस्कार। भारतीय मीडिया जगत के दिग्गज के अंतिम दर्शन के लिए हैदराबाद में बड़ी संख्या में जुटे लोग। और T20 वर्ल्ड कप में आज चरम पर होगा रोमांच। हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत पाकिस्तान की होगी भिड़ंत। दिन के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने युगांडा को 134 रनों से दी मात। तो ये थी प्रमुख खबरें 12 बजे की, और प्रमुख खबरों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां नरेंद्र मोदी आज शाम को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और इस समारोह से पहले नए मंत्रिमंडल के लिए नाम तय होने भी शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ पुराने नाम भी इस बार कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे भी नए चेहरे भी उनसे शामिल हो सकते हैं। साथ ही इसी सिलसिले में संभावित मंत्रियों का प्रधानमंत्री आवास पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। कई सारे चेहरे अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं। वहीं अब हर कोई इंतजार कर रहा है शाम 7:15 बजेगा जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें, ताजा अपडेट आप तक पहुंचा दें कि कई सारे ऐसे संभावित जो नाम हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं, जहां पर चाय का कार्यक्रम इस वक्त रखा गया है और कई सारे नाम वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं, और जिसमें हम कई सारे नाम आपको बता भी रहे हैं। तो इस बार अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी होंगे, कुछ पुराने चेहरे भी होंगे। साथ ही घटक दलों को साधने के लिए भी कुछ नए चेहरे जो हैं वो मंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। और साथ ही प्रधानमंत्री आवास पर कौन कौन पहुंच चुका है और किस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, इसको जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी शैलेंद्र मिश्र का। शैलेंद्र, आप लगातार सुबह से एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है 12 बजे की आपके पास? जी देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले जब हम बता रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान पहुंच चुके हैं, अब एस जयशंकर विदेश मंत्री वो पहुंच चुके हैं। बहुत इंतजार था। हम जानते हैं कि ये कहा जा रहा है कि सीसीएस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो सीसीएस के जो 2019 से 2024 में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभालने वाले मंत्री वो सारे के सारे पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पर। तो जिस बात की चर्चा है वैसा ही एक तरह से संभावना दिखाई दे रही है। जब हम पोर्टफोलियो का वितरण देखें, जो खबर आ रही है मुझे, ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रफ्तार से काम करने जा रहे हैं अपने तीसरे कार्यकाल में, और जो मंत्री बनाए जा रहे हैं वो ये देखा जा रहा है कि उस रफ्तार के साथ जो कदम ताल कर पाएंगे, ये अनुभव, युवा चेहरे, उसका एक संतुलन बनाया गया। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा कोई फाइल नहीं रहनी चाहिए टेबल पर। ये लगातार अपने मंत्रियों को ये एक तरह से हिदायत देते रहते हैं। तो ये आप जो मंत्रिमंडल की पूरी तस्वीर होगी, जब आप शाम को शपथ ग्रहण देखेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की झलक दिखाई देगी उन चेहरों में जो स्पीड से काम करने के लिए जाने जाते हैं, अनुभवी चेहरे हैं, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड में है, या फिर
प्रॉमिसिंग चेहरे हैं, अन्नामलाई जैसे जो चेहरे जिनकी बड़ी चर्चा है कि वो संभावित मंत्री बनाए जा सकते हैं, या फिर जो कहीं से बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में चुनाव जीत कर आए हैं और उन्होंने एक मादा दिखाया है बीजेपी को आगे ले जाने का, उस लिहाज से भी कई चेहरे सरकार में शामिल नजर आएंगे। पुराने चेहरों में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, मध्य प्रदेश से जो संभावित नाम है उनकी हमने बात की, उत्तर प्रदेश से हम सब जानते हैं सबसे कद्दावर नेता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश वाराणसी से आते हैं और वहां पर हमने देखा था कि पिछली बार उत्तर प्रदेश से कई चेहरे थे, लेकिन इस बार कई जो पुराने चेहरे हैं वो चुनाव हार चुके हैं, तो ऐसे में कुछ नए को मौका मिलेगा। जितिन प्रसाद ये तय माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो आ चुके हैं अंदर, इस बात की भी पुष्टि की जा रही है सूत्रों के हवाले से। इसके साथ ही साथ पंकज चौधरी और बीएल वर्मा का नाम हम बता ही चुके हैं। बहुत चर्चा हो रही है तेलंगाना की जी किशन रेड्डी कि वो फिर से मंत्री बनेंगे। इसके साथ ही साथ अन्नामलाई की चर्चा हो ही रही है। आंध्र प्रदेश से टीडीपी के दो नेताओं का नाम तो खुद टीडीपी नेता ने आधिकारिक तौर पर सामने रख दिया है। केरल से भी आप जानते हैं कि नाम चर्चा हो रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण चेहरे होंगे जिसमें उत्तर दक्षिण का एक संतुलन दिखेगा। हाँ, हम गुजरात की चर्चा कम कर रहे हैं। मनसुख मांडविया संभावित फिर से मंत्री बनाए जाएंगे ऐसी चर्चा है। क्या सीआर पाटिल मंत्री बनाए जाएंगे? कहा जा रहा है कि इस बार जरूर वो मंत्री बनाए जाएंगे। बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। हम जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो लंबे समय से काम करते रहे गुजरात में, और गुजरात में प्रचंड जीत दिलाने में उनका बड़ा योगदान रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ भी की थी गुजरात के चुनाव में जीत के बाद कि वो शांत तरीके से अपना काम करते हैं। तो क्या सीआर पाटिल इस बार मंत्री बनाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो इस तरह से कई चेहरे। महाराष्ट्र की हम चर्चा कम कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी का अपेक्षित प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन जरूर कुछ नाम महाराष्ट्र से भी होंगे, ये कहा जा रहा है। शैलेंद्र, अगर हम बात दिल्ली की करें, देश की राजधानी की करें, तो दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार गई है। क्या दिल्ली से भी किसी सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, और अगर हाँ तो आखिर वो कौन कौन से मुख्य नाम सामने अभी तक आ रहे हैं? देखिए, 2 नाम सामने आ रहे हैं। एक तो महिला मंत्री कमलजीत सहरावत, अंतिम तौर पर उन्हें बुलावा आया है, अंदर गए हैं कि नहीं ये हम अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, चूंकि हमने अभी तस्वीरें देखी नहीं, उन्हें जाते हुए देखा नहीं है, लेकिन उनका नाम बहुत चर्चा में है। हर्ष मल्होत्रा का नाम चर्चा में है, वो जीत कर आए हैं। तो ऐसे में 2 नाम बहुत चर्चा में है। हमने पहले भी देखा मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से सांसद रही, मंत्री रही, केंद्र में विदेश राज्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री। इस बार बांसुरी स्वराज को उनकी जगह टिकट दिया गया। बांसुरी स्वराज पहली बार ही जीती है, तो हो सकता है कि उनको अभी संगठन में और दिल्ली में काम करने को कहा जाए, लेकिन संगठन में लंबा अनुभव रहा है कमलजीत सहरावत का, इसलिए उनके नाम बहुत चर्चा में है। अंतिम तौर पे वो मंत्री बनाई जाएंगी कि नहीं, इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा, चूंकि भी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं उनके प्रधानमंत्री निवास पर जाते हुए। जी, जिस तरीके से अगर बात दिल्ली की, तो दिल्ली से सटा हुआ ही है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कई सारे नाम इस वक्त चर्चा में बन रहे हैं, लेकिन क्या फाइनल मोहर आखिर कौन कौन से नामों पर अभी तक लग चुकी है? देखिए, एक नाम तो हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में रखने वाले हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, लगातार लखनऊ से जीत कर आते हैं। इसके साथ ही साथ चूंकि उत्तर प्रदेश से तमाम मंत्री चुनाव हार गए हैं, पिछले कैबिनेट में अगर आप देखें, अजय मिश्र टेनी चुनाव हार गए, मनोज पांडे चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी चुनाव हार गए, इसके अलावा कई और अन्य मंत्री भी चुनाव हार गए। तो ऐसे में पंकज चौधरी जो मंत्री भी थे, पिछली बार चुनाव जीते हैं, पिछले वर्ग से आते हैं, वो मंत्री बनेंगे, ये तय माना जा रहा है। कहा भी जा रहा है कि वो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री निवास पर। इसके साथ साथ बीएल वर्मा का नाम चर्चा में है, मंत्री थे सहकारिता राज्य मंत्री, वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये तय माना जा रहा है। कुछ नए नामों में जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पीलीभीत से जीत कर आए हैं, कहा जा रहा है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा कौन और मंत्री होगा, थोड़ी सी और स्थिति साफ नहीं है, देखना होगा कि कौन और उत्तर प्रदेश से मंत्री बनेगा। लेकिन बगल वाले राज्य हरियाणा से मैं बता सकता हूँ, मनोहर लाल खट्टर महाराष्ट्र हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, वो आ चुके हैं प्रधानमंत्री आवास, तो यानी वो मंत्री बनने जा रहे हैं। एक और मंत्री बनाया जाएगा हरियाणा से, ये बिल्कुल स्पष्ट है। राव इंद्रजीत सिंह होंगे या कोई और होगा, वो देखने वाली बात होगी। तो 2 मंत्री कम से कम हरियाणा को मिलेंगे, ये बहुत स्पष्ट संकेत है। कोई और राज्य अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी, राज्यों की तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं, लेकिन आज के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर किस तरीके की तैयारियां इस वक्त आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, तमाम रास्तों से भी आप गुजरे होंगे, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था अभी इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में है?
ये देखिए, दिल्ली में बहुत चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, और हम लगातार उसको देख रहे हैं कि जगह जगह बैरिकेडिंग है, और भी जो एहतियाती इंतजाम हो किए गए हैं। धारा 144 भी के कुछ खास इलाकों में लगाई गई है और पूरी निगरानी की जा रही है। तो उसमें कहीं कोई एक तरह से देखिए कोताही नहीं बरती जाए, ये देखा जा रहा है। तमाम विदेशी मेहमान आ रहे हैं, पड़ोसी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं, श्रीलंका हो या तमाम जो देश हैं अन्य देशों के, तो निश्चित तौर पर उनकी उपस्थिति होगी। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि कुछ खास मेहमान जो स्वच्छता कर्मी हैं, स्वच्छाग्रही हैं, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या फिर नई संसद भवन के निर्माण से जुड़े जो श्रमिक हैं, वो वहाँ पर खास तौर पर आमंत्रित किए गए हैं, ऐसी खबर है। तमाम पत्रकार वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उन्हें जो महत्वपूर्ण एक तरह से कहें पार्टी को कवर करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के मुख्य एक तरह से जर्नलिस्ट हैं, उनको भी बुलाया गया है। इसके साथ ही साथ कुछ नामचीन हस्तियाँ होंगी। तो ये बड़ा समारोह है, कहा जा रहा है कि 7,000 लोग मौजूद रहेंगे, ऐसी चर्चा है। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की आपने तस्वीरें देखी होंगी कल से देश के दर्शकों ने डीडी न्यूज़ के माध्यम से कि कितनी भव्य तैयारी की गई है राष्ट्रपति भवन प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह की, जो 7:15 बजे आज शाम से शुरू होगा। जी, शैलेंद्र, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आखिर जो तमाम घटक दल हैं एनडीए के, उनको लेकर के क्या कुछ स्थिति और सामंजस्य बैठता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि इस बार एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं उनकी भी अहम भूमिका हमें केंद्र में देखने को मिल सकती है इस बार। देखिए, हम पहले चर्चा भी कर रहे थे, जेडीयू से अब तो नाम साफ ही हो गए हैं। ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर 2 नाम हैं, कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, एक राज्य मंत्री हो सकते हैं। टीडीपी तो खुद आधिकारिक तौर पर टीडीपी के नेता ने बता दिया है 2 नाम, एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री। क्या कोई तीसरा नाम होगा, इस पर इंतजार होगी। पवन कल्याण की जनसेना से कौन होगा, थोड़ा इसको लेकर अभी इंतजार और करना होगा। जितिन राम मांझी हम के मुखिया हैं, इकलौते सांसद हैं, वो मंत्री बनेंगे। कहा जा रहा है अनुप्रिया पटेल को भी अब फोन चला गया, न्योता दे दिया गया है, पहुंच चुकी है, ऐसी बातें कही जा रही है कि वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुकी है। हालांकि पहले वहां की स्थिति थी, तो वो मंत्री बन सकती है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सहयोगी है, तो इस तरह से जयंत चौधरी क्या बनेंगे कि नहीं, उस पर थोड़ी देर में एक तरह से पर्दा साफ हो जाएगा। तमाम अन्य सहयोगी है, आप देखें उनमें भी मौका मिल सकता है। वो थोड़ी सी उस पर इंतजार की बात है कि कौन मंत्री बनेगा। लेकिन मोटा मोटी चिराग पासवान आ चुके हैं, एलजेपी के रामविलास पासवान एलजेपी के मुखिया हैं। वो हाजीपुर से चुनाव जीते हैं, अपने पिता की जो कर्मभूमि रही है रामविलास पासवान की, वो मंत्री बनेंगे, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो इस तरह के तमाम एनडीए के सहयोगी मंत्री बनने जा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। कुछ और चेहरे आएंगे कि नहीं, उसको लेकर अभी इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, और इंतजार हम सभी को है कि आखिर वो नाम जो है निकलकर कब तक सामने आएंगे। फिलहाल जो नाम निकलकर सूत्रों के हवाले सामने आ रहे हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों के सामने दिखा रहे हैं। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएगा। तो जिस तरीके से देखा जाए तो मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तमाम जो नेता हैं वो एक एक करके वहां पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर चाय पर कार्यक्रम वहां पर रखा गया है, लेकिन साथ ही वही मंत्रिमंडल में शामिल होने के मुद्दे पर आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित होने वाली कैबिनेट में उन्हें जो भी पोर्टफोलियो दिया जाएगा उसमें वो पूरी निष्ठा से काम करेंगे। आइए सुनते होने। जरूर हमारी कुछ सीटें कम आई होगी, लेकिन मैंडेट जो है, मैंडेट नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का था और उनके मंत्रिमंडल में मुझे तीसरी बार उनको मौका मिल रहा है। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं दलित समाज का हूँ और देश भर के दलितों को, गरीबों को और सर्व जाति धर्म के लोगों को न्याय देने का काम मैं करता रहूँगा। और मोदी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अनेक समस्या भी है, अनेक पार्टी के लोग उनके साथ अभी है, तो जो भी मुझे पोर्टफोलियो देंगे वो पोर्टफोलियो निभाऊंगा और मैं अच्छा काम करता रहूँगा। तो रामदास अठावले का सीधे तौर पर कहना है कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी, जो भी पोर्टफोलियो उन्हें दिया जाएगा, ईमानदारी से उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ अगर देखा जाए तो टीडीपी राष्ट्रीय महासचिव राम मोहन नायडू किंजुरापू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश का विकास करना हमारा विजन रहा है। टीडीपी तेलुगु लोगों के भलाई के लिए काम करने का निर्णय ले चुकी है, हमारी कोई मांग नहीं है। आइए सुनते उन्हें भी।
अभी जाएंगे, अभी पीएमओ जाएंगे। आंध्रा को डेवलप करना ही हमारा विजन रहा है। तेलुगु देशम पार्टी से चुनकर आए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु लोग जहाँ पे भी हैं उनके भलाई के लिए काम करने का एक निर्णय हम ले चुके हैं। तो उसके हिसाब से हमें अच्छा मैंडेट भी मिला है। अभी जो चुनाव हुए तो एनडीए की जीत आंध्रा में हुई है और देश में भी हुई है। तो केंद्र नरेंद्र मोदी के सहायता से आंध्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, देश विश्व गुरु बनेगा। और वहीं ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल को शानदार शिकस्त दी है। विधानसभा की 78 और लोकसभा की 20 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। ओडिशा में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद राज्य और केंद्र में डबल इंजन की सरकार किस तरह से प्रदेश का विकास करेगी, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की बालासोर से नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप सारंगी से। आइए सुनते हैं उन्हें। सरल व्यक्तित्व, मिलनसार व्यक्ति और बालासोर में साइकिल से आम जन के बीच जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और लगातार दूसरी बार बालासोर से सांसद बने प्रताप सारंगी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपकी जो सहजता है वही आपका जीत का बड़ा कारण है, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे इश्यूज है जिनको आपने जमीनी स्तर पे जनहित में उठाया, उसकी वजह से लगातार आपने दूसरी बार जीत दर्ज की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जमीनी स्तर पर पहुंचाया। क्या कहेंगे, दूसरी बार कौन से लक्ष्य मुख्य हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्धता से काम करेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गमनागमन, परिवेश, टूरिज्म, हर एक क्षेत्र में बालेश्वर को विकसित करने के लिए हम प्रयास करेंगे। कौन से सपने मुख्य हैं जो आपको लगते हैं अधूरे हैं? मैं कोई मंत्री बनने के लिए आतुर नहीं हूँ। सांसद की भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, ये भी बहुत गुरुत्वपूर्ण पद भी है, जिसको मैं अच्छा से निर्वाह करूँगा। पूर्ण सहयोग से काम चलेगा डबल इंजन के द्वारा। 24 साल बाद उड़ीसा में भगवा लहराया है। इस झंडे की पताका प्रदेश के कोने कोने में पहुंचे और आम आदमी की उम्मीदें पूरी हो, उसके लिए 100 दिन का रोड मैप अगर बात करें आपके मुंह से कौन सा होगा? उड़ीसा में लोकतंत्र समाप्त होने वाला था। लोकतंत्र, ये निर्वाचन सिर्फ एक सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, लोकतंत्र को बचाना ये बहुत बड़ा मुद्दा था। अब उड़ीसा जग गया है, अब उड़ीसा आगे दौड़ेगा। प्रधानमंत्री बार बार जिक्र करते हैं कि राजनीति में शुचिता, नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा का पतन हो रहा है। आपके श्री मुख से सुने तो इन चीज़ों की कितनी आज ज़रूरत है? ये बहुत ही ज़रूरत है। हम कानून के द्वारा अथवा विज्ञान के द्वारा बेईमान को ईमानदार बना नहीं सकते हैं, देशद्रोही को देशभक्त नहीं बना सकते, भ्रष्टाचारी को सदाचारी नहीं बना सकते। एक कंसेप्चुअल साइज का ह्यूमन एलिमेंट को हमको शुद्ध करना पड़ेगा, तो हमारा आशानुरूप विकास होगा। और अकर्मण्यता, सारा पृथ्वी में उड़ीसा सबसे बड़ा धनाढ़ राज्य माइंस के लिए। हमारा आयरन और मैंगनीज, लोहा, सीसा, तंबा, दस्ता, अवरक, हीरा, मणि, माणिक्य, वैदुर्य का भंडार है, लेकिन इसको लूटा जा रहा है। सिर्फ शुकिंदा माइंस में सारा पृथ्वी का 98% क्रोमाइट डिपॉजिट है, इसको आधा चोरी कर लिया बीजेडी वालों ने। फिर भी जितना इसमें उड़ीसा बहुत धनी बन सकता है, इसका उपयोग नहीं होता है। आज ब्लैक रोज का इतिहास बीजेडी सरकार का काला कहानी बताता है। इसलिए सबका व्यापक अनुसंधान होगा, अपराधियों के खिलाफ दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान होगा और उड़ीसा आगे दौड़ेगा। आपकी पार्टी ने चुनाव के दौरान लगातार उड़ीसा का स्वाभिमान, सम्मान, इनके मुद्दों को लगातार उठाया। अब आप किस तरह लौटाएंगे? अब उड़ीसा का वर्चस्व स्थापित होगा, उड़िया मुख्यमंत्री बनेगा और ये होगा। तो उड़ीसा से बालासोर से दूसरी बार विजय पताका लहराने वाले लोकसभा सांसद प्रताप सारंगी, जिनका माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इन्होंने न केवल चुनाव लड़ा है बल्कि उड़ीसा की अस्मिता और स्वाभिमान और सम्मान को जगाने के साथ यहां पर विकास के नए आयाम स्थापित करने का प्रण भी लिया है। तो प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना और हवन करके प्रधानमंत्री के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इसी क्रम में प्रयागराज और वाराणसी में लोगों ने घाट किनारे गंगा माता का दुग्धाभिषेक किया। साथ ही बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री तीसरा कार्यकाल का भी निर्विघ्न पूरा हो, इसकी कामना की।
आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही भारत पाकिस्तान का आज मैच भी है। T20 विश्व कप में आज होने वाले भारत पाकिस्तान के मैच में भारत की जीत के लिए भी लोग लगातार कामना कर रहे हैं। कोई भी नया कार्य हम शुरू करते हैं तो मां गंगा के पूजन अर्चन के साथ शुरू करते हैं। तो ऐसे ही आज तीसरे कार्यकाल में माननीय मोदी जी के हम यहाँ मां गंगा का दुग्धाभिषेक करके उनसे आशीर्वाद मांगा है। माननीय मोदी जी को, गंगा पुत्र को ये अवसर प्रदान करें, ये सामर्थ्य प्रदान करें कि वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और विश्व में विश्व गुरु के स्थान पर, तीसरी आर्थिक शक्ति के स्थान पर उनको स्थापित करने में सहायक बनाए। हम भारतवासियों का मान सम्मान बढ़ाए, ये हम सब काशीवासी मां गंगा बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। लोग माँ गंगा के शरण में आकर पूजा पाठ किया। भोले बाबा दशाश्वमेध घाट है, उनके शरण में आके पूजा पाठ किया, हवन किया, महाआरती की और उनसे यही प्रार्थना किया कि आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद का, तो वह सफल रहे, उसमें कोई बाधा ना आए, वह पूर्ण हो। जिस प्रकार वो 2 कार्यकाल अपना अच्छे से पूर्ण किए, उस प्रकार यह तीसरा कार्यकाल भी बिना बाधा का पूर्ण करे। आज हमारे भारत के देव तुल्य नेता, हम लोगों के नेतृत्वकर्ता आदरणीय परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी का तीसरा शपथ ग्रहण समारोह है। आज वो तीसरी बार भारत के बागडोर संभालने के लिए शपथ लेंगे। इसलिए हम लोगों ने माँ गंगा से, भोले बाबा से, काशी बाबा से लेकर के प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट में गंगा माँ तक से हम लोगों ने अनुनय विनय किया और आज सौभाग्य मिला है कि भारत पाकिस्तान का आज मैच भी है जो ऐतिहासिक होगा। और आज हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि माँ गंगा मोदी जी का कार्यकाल आज से शुरू कराएंगी ऐतिहासिक, और भारत की आज विजय होगी। हम सब माँ गंगा के तट पर आकर दशाश्वमेध घाट पर उनके लिए पूजन, आरती, हवन करके उनसे प्रार्थना किया है कि उनके राज करने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, वो निष्कंटक राज करे और जो उन्होंने संकल्प लिया है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, वो उनका पूर्ण हो। तो सीधे तौर पर हर कोई इस वक्त इंतजार कर रहा है उस पल का, उस ऐतिहासिक पल का जिसका हम सभी साक्षी भी बनेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन साथ ही जो चर्चाओं का जो बाजार है वो भी इस वक्त गर्म हो रखा है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री के साथ में उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होने वाले हैं, पुराने कितने चेहरे होंगे, नए चेहरों को कितना इस बार मौका मिलेगा, इस पर भी हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है। और इसी बीच एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं उनको साधने के लिए कौन कौन से चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, इसको जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजेश राज का, जो तमाम ताजा अपडेट हमारे तक पहुंचाएंगे। राजेश, लगातार आप फोन के जरिए अपडेट अपने सूत्रों से मंगा रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे कौन कौन से चेहरे अभी तक निकलकर सामने, और खास तौर पे वो चेहरे जिनकी उम्मीद भी ना की गई हो। देखिए कृतिका, मैं 7 LKM पर नहीं हूँ, लेकिन जो मैं विजय चौक के आसपास हूँ, लेकिन जिन लोगों से मेरी डायरेक्ट बातचीत हो रही है, जिन मंत्री, जो संभावित मंत्री हैं, मैं उनका ही नाम बता रहा हूँ। और मैंने इससे पहले बताया था कि धर्मेंद्र प्रधान जो निवर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, उनको बुलावा आया है, उनसे मेरी डायरेक्ट बातचीत हुई थी। और इसके अलावा गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से चुनकर आए हैं, फायर ब्रांड हिंदू लीडर हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पसंदीदा हैं। तकरीबन 2 घंटे पहले तक उन्हें सूचना नहीं थी, लेकिन अब वो पीएमओ पहुंच चुके हैं, वो प्रधानमंत्री के चाय के बुलावे पर पहुंच चुके हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से एक नया नाम है डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद का, जो पेशे से चिकित्सक है। मैंने परसों उनका टिकटॉक किया था, उनको भी चाय का बुलावा आया है। डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद पहली बार चुनकर संसद पहुंचे हैं 2,65,000 वोटों से। बिहार में सबसे ज्यादा वोट से चुनकर संसद पहुंचने वाले एक डॉक्टर को बीजेपी ने सांसद बनाया और उन्हें अब केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी जा रही है। ये पुख्ता जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। उन्हें चाय पर बुलाया गया है, वो प्रधानमंत्री आवास पर डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद पहुंच चुके हैं। चूंकि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ हैं, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी की होने की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो कुनबा है, उस कुनबे में एक निषाद को एकोमोडेट करना था। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कास्ट और क्लास के अलावा क्वालिटी को प्रधानता देते हैं, लिहाजा डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद
दरभंगा मेडिकल कॉलेज से एमडी हैं और समस्तीपुर में उनका अच्छा खासा जो है वो प्रैक्टिस है, रोज सैकड़ों मरीजों की वो जान बचाते हैं। राजभूषण चौधरी को बीजेपी ने चाय पर आमंत्रित किया है, प्रधानमंत्री निवास में वो हैं और एनडीए घटक दल की तरफ से जनता दल यूनाइटेड, लोजपा और हम पार्टी की तरफ से मैंने आपको पहले ही बताया कि जीतन राम मांझी आ चुके हैं, अनुप्रिया पटेल वहाँ पर पहुँच चुकी हैं अपना दल की तरफ से। तो कहीं ना कहीं तमाम जो घटक दल हैं उन घटक दलों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है और उसमें क्वालिटी को पूरा तवज्जो दिया जा रहा है। क्वालिटी के साथ पीएम मोदी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये हम सब लोग जानते हैं। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि कई बड़े चेहरे, बड़े नाम जो हैं दरकिनार भी हो जाते हैं, लेकिन क्वालिटी वाले नए लोगों को जगह मंत्रिमंडल में मिलती है। जी, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो लगातार युवा शक्ति को भी वो प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। इस बार अगर दक्षिण भारत की हम बात करें तो दक्षिण भारत को साधने के लिए कौन कौन से नाम इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं? देखिए, अन्नामलाई की बात करें तो अन्नामलाई निश्चित तौर पर एक उगता हुआ सूरज है। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को काफी मजबूत करने का काम किया और लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परसेंटेज ऑफ वोट जो है उसको बढ़ाने की भी कोशिश की। और शायद ये वजह था कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पीएम मोदी का अभिनंदन करते हुए ये कहा था कि तमिलनाडु में भले ही हम सीटें नहीं जीत पाए हों, केरला में सिर्फ त्रिशूर में हम सीट जीत पाए हों, लेकिन हमारा जो वोटों का प्रतिशत है वो दक्षिण के राज्यों में बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम तमाम राज्यों को जो साधने की जो कवायद है बीजेपी की, अपने पांव को पसारने की जो कवायद है, उसमें बीजेपी का कुनबा कहीं ना कहीं इंटैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी भले ही खुद सत्ता में ना आ रही हो, लेकिन उनके जो मजबूत साथी हैं चंद्रबाबू नायडू, जो अटल जी के ज़माने से एनडीए के पार्ट एंड पार्सल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। केंद्र की सरकार में भी चंद्रबाबू नायडू के जो दल के जो सांसद हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं दक्षिण के राज्यों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि वो तमाम जो नेता हैं उन तमाम नेताओं को जगह दें ताकि दक्षिण के राज्यों में पार्टी का और प्रसार हो सके। और पूरब की बात करें तो पूरब के राज्यों में प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे कि जब तक पूरब का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। और पूरब में कमल खिला है, उड़ीसा में कमल खिला है और उड़ीसा में 21 में 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का भी जीतने में कामयाब हुई हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान की एक बड़ी भूमिका रही है, जिन्होंने उड़िया अस्मिता की बात करके कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता में लाने में एक बहुत मील का पत्थर हम कह सकते हैं कि साबित किया है। और धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा रहा है, चूंकि वो संगठन के लोग हैं। निश्चित तौर पर पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी नजरें उन पर रहती हैं। तो देखना होगा कि उड़ीसा में कौन सा नया चेहरा उड़ीसा की कमान संभालता है, ये देखने वाली बात होगी। ये उम्मीद की जा रही थी कि मंत्रिमंडल में अगर धर्मेंद्र प्रधान शामिल नहीं होंगे तो उड़ीसा की कमान मिलेगी, लेकिन इस पर से पर्दा बिल्कुल उठ चुका है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। जी राजेश, अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ से क्या अभी तक कोई नया नाम निकलकर सामने आया है या पुराने पर किसी पे भी अगर मोहर लगती हुई आपको नजर आ रही हो? सूत्रों के हवाले से क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास हिमाचल प्रदेश को लेकर? देखिए, सूत्रों के हवाले से हिमाचल प्रदेश के बारे में ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है अभी तक कि आखिर क्या नए चेहरों को जगह दी जा रही है या पुराने चेहरे जो अनुराग ठाकुर हैं उन पर पार्टी एक बार फिर दाव लगाना चाहेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। और चूँकि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी होम स्टेट है, तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की जो भूमिका है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में निश्चित तौर पर होगी। और कहीं ना कहीं तमाम राज्यों को प्रतिनिधित्व देने की बात की जा रही है। तमाम क्लास, तमाम कास्ट, तमाम सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इक्वेशन का ध्यान रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से कई बड़े जो मंत्री थे वो चुनाव हार गए। बिहार में आर.के. सिंह ऊर्जा मंत्री चुनाव हार गए। महेंद्र नाथ पांडे उत्तर प्रदेश से चुनाव हार गई। स्मृति ईरानी अमेठी से उत्तर प्रदेश से चुनाव हार गई। अजय मिश्र टेनी जो गृह राज्य मंत्री थे वो चुनाव हार गए। तो कुछ नए चेहरों पर दाव लगाया जा सकता है और उत्तर प्रदेश में जो अवैध किला था
उस किले में जो सेंधमारी करने की समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है, उसको एक बार तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं क्लास और कास्ट और रीजन को ध्यान में रखकर एक नई व्यूह रचना करने की ज़रूर कोशिश की जाएगी, ताकि उत्तर प्रदेश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं, लिहाजा यूपी में कोशिश होगी कि बीजेपी फिर से अपनी पांव जो है वो जमा सके और आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें वो परचम लहरा सके। बिल्कुल, लेकिन साथ ही ये तो बात हो गई जो नए चेहरे सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर पुराने चेहरों की अगर हम बात करें, पुराने और बड़े नाम, उसमें भी कई सारे नाम चर्चित हैं। जिस तरीके से नितिन गडकरी की अगर हम बात करें या राजनाथ सिंह की हम बात करें, अमित शाह की बात करें, ये नाम भी कहीं ना कहीं चर्चा में काफी ज्यादा इस वक्त बने हुए हैं। उनको लेकर किस तरीके की स्थिति? देखिए, जो कृतिका जो बड़े नाम हैं, बड़े नाम में कोई बहुत संशय की स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर नितिन गडकरी की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने का काम किया है। ये तमाम लोग मंत्रिमंडल के हिस्सा होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जो पुराने अनुभवी चेहरे हैं उन पर जहाँ पार्टी एक बार फिर दाव लगा रही है, वहीं पर कुछ नए चेहरों को भी, चमकदार चेहरों को भी पार्टी में जगह दी जाएगी। कुछ महिलाएं, चूंकि महिला मंत्री के रूप में स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी हैं, निश्चित तौर पर नए कुछ महिलाओं को भी जगह देने की बात निश्चित तौर पर सामने आएगी। तो एक पुराना जो अनुभव है और नए चेहरों का सम्मिश्रण देखने को मिलेगा और उसमें क्षेत्रीय जो संतुलन है उसकी भी साफ झलक देखने को मिलेगी। जो क्वालिटी वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ऐसे जो लोग समाज सेवा से सत्ता के गलियारे तक पहुंचे हैं, सियासत की मुख्य धारा से जुड़े हैं, इन लोगों को हर हाल में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इन्हें हम सत्ता का साझेदार बनाकर एक बड़ा संदेश जो है वो देने की हम कोशिश करें। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर क्वालिटी वाले लोगों की पूछ जरूर होती है। जो लोग लंबे समय तक कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को भी पार्टी मौका देती है। लिहाजा राज्यसभा के बहुत सारे सांसद जो चुनकर लोकसभा से आ गए हैं, ऐसे में कुछ नए चेहरों को मौका देकर उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा दोनों का संतुलन होगा। अगर जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, चूंकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो उन्हें राज्यसभा में नेता सदन की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, जो अभी पीयूष गोयल के पास है। पीयूष गोयल चूंकि महाराष्ट्र से चुनकर लोकसभा पहुंच गए हैं, लिहाजा वो जगह भी खाली दिखाई पड़ रही है। ठीक है राजेश, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में मंत्रिमंडल को लेकर, क्योंकि इससे पहले मंत्रिमंडल में 2014 में, 2019 में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री बड़े चुन चुन के अपने मंत्रिमंडल में सांसदों को शामिल करते हैं, जो कि जमीनी स्तर पर भी मजबूत होते हैं और कामकाज को लेकर भी एक्टिव मोड में नजर आते हैं। और प्रधानमंत्री क्योंकि खुद एक्टिव मोड में हमेशा रहते हैं, इसलिए वो उन चेहरों को ही अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं जिनसे काफी उम्मीद उन्हें होती है कि जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा कर पाए। तो इस बार मंत्रिमंडल में को लेकर क्या कुछ फिलहाल अपडेट आपके पास ताजा है? देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं मेरे पास कि दो महत्वपूर्ण मंत्रियों जो मोदी सरकार का हिस्सा रहे हैं 2019 में या 2014 में, उनको इस मंत्रिमंडल में फिलहाल न्योता अभी नहीं दिया गया है। उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोचा जा रहा है। यानी जेपी नड्डा के बाद जब नए अध्यक्ष बीजेपी के आएंगे, वहाँ पर संगठन में कुछ अनुभवी नेताओं की जरूरत होगी। तो कुछ अनुभवी नेताओं को सरकार से संगठन में भेजे जाने की ये बात बहुत चर्चा में है। क्या भूपेंद्र यादव को संगठन में भेजा जाएगा, इस बात की चर्चा है। इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण मंत्री, उनको संगठन में भेजा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जिन राज्यों में बीजेपी के सांसद नहीं है, अभी एक भी सांसद, पंजाब हो या फिर आप बात करें तमिलनाडु की, वहां से भी मंत्री बनाए जाएंगे। ये तकरीबन तय है। रोनित सिंह बिट्टू का नाम पंजाब से सामने आ रहा है, तो यानी उनको राज्यसभा से लाना होगा। हम जानते हैं कि पिछली सरकार में आप देखें तो एल मुरुगन सूचना प्रसारण राज्य मंत्री बनाए गए थे, तमिलनाडु से आते हैं, राज्यसभा से चुनकर आए थे, उनको राज्यसभा दी गई है हाल में फिर से। हालांकि अभी नाम तमिलनाडु से कौन होगा ये बहुत पुष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कोशिश यही है कि कोई भी बड़ा राज्य छूटे ना। उस लिहाज से एक संतुलन दिखेगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का, उत्तर पूर्व को लेकर एक संतुलन दिखेगा कैबिनेट में। और तमाम नाम तो हम देख रहे हैं कि अब न केवल चर्चा में है, बल्कि वो
चाय के बुलाए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंच चुके हैं। अनुप्रिया पटेल को लेकर बहुत चर्चा थी, ये कहा जा रहा था कि कुछ सस्पेंस बना हो उनके नाम का, लेकिन फिलहाल वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुकी हैं, तो ये माना जा सकता है कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जीतन राम मांझी सहयोगी तो पहले से ही इस बात की चर्चा हो गई थी जी। अब चर्चा इस बात को लेकर है कि नए चेहरों में कौन कौन होगा, बिल्कुल उसको लेकर थोड़ी ये भी स्पष्टता आनी बाकी है। केरल से सुरेश गोपी हो सकते हैं क्या, क्योंकि वो जीत कर आए हैं त्रिशूर से। हमने तमिलनाडु की चर्चा की, तेलंगाना से क्या कोई नया चेहरा होगा, उड़ीसा से कौन नया चेहरा हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान के अलावा, ये देखने वाली बात होगी। तो नए चेहरों पर बहुत फोकस है। आप कर्नाटक में भी क्या कोई नया चेहरा होगा, जेडीएस में से कौन होगा, आप जानते हैं जेडीएस अहम सहयोगी दल है, एचडी कुमार स्वामी होंगे क्या, तो ये इस तरह की अब चर्चा है। तस्वीरें तकरीबन साफ हो रही है मंत्रिमंडल की, जब तमाम नेता संभावित मंत्री पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास चाय के बुलावे पर। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त रजनीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस की तरफ से गाइडलाइंस इस वक्त जारी की गई हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और साथ ही जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, उन्हें किन किन रास्तों से आज बचना है, क्योंकि आज दोपहर 2 बजे से लेकर के रात के शायद 11-12 बजे तक, या समय मुझे कंफर्म नहीं है, आप ताज़ा अपडेट बताइए कि कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे लोगों को बचना है आज। देखिए, अगर दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर जो आज क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है, तमाम बाहर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, तमाम वीआईपी रहेंगे, तो उनको लेकर जो दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है वो मंडी हाउस हो या विजय चौक साइड हो, और उसके साथ साथ जो कर्तव्य पथ का रोड है जो राष्ट्रपति भवन को जाता है, उस रास्तों को बचाव के लिए बोला गया है कि इस रास्ते पे कोई भी जब मूवमेंट शुरू हो उसके पहले ही बंद कर दिया जाएगा, और आम जनमानस के लिए वो रास्ता बंद रहेगा कि ताकि कोई सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरीके की कोई कोताही न बरती जाए। उसके लिए साथ ही ये भी तय किया गया है कि तमाम जो स्नाइपर हैं या फिर जितने भी शूटर हैं टॉप क्लास के, या फिर जितने एनएसजी कमांडो, उनको भी नियुक्त किया गया है कि वो भी चप्पे चप्पे में नजर रखें। जी बिल्कुल, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। राजेश भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। राजेश, धूप में आप खड़े हुए हैं, लेकिन लगातार सुबह से ताज़ा अपडेट आप हमारे दर्शकों तक जी राजेश, आपके पास वापस आऊंगी। शैलेंद्र के पास कुछ ताज़ा अपडेट इस वक्त। शैलेंद्र का काफिला गाड़ियों का वो पहुंच चुका है यहाँ प्रधानमंत्री आवास, तो आप मान सकते हैं कि वो भी मंत्री जनने जा रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया, एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि उनका काफिला गुजर रहा है यहाँ से। इस बात की पूरी संभावना है कि वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आपके पास वो वापस आएंगे। तो बिल्कुल नए नए नाम निकल कर इस वक्त सामने आ रहे हैं। राजेश, अगर देखा जाए तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ही, और आप लगातार ताज़ा अपडेट भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे पसीना पहुंचते हुए, लेकिन ताज़ा अपडेट पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, और आज पूरा दिन इसी पर बने भी रहना होगा, क्योंकि दर्शकों तक डीडी न्यूज़ लगातार एक एक अपडेट पहुंचा रहा है। राजेश, आपके पास अभी इस वक्त क्या कुछ ताज़ा अपडेट मिल रही है मंत्रिमंडल को लेकर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रचंड गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो या सर्दी हो, देश का जो सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क है दूरदर्शन न्यूज़, डीडी न्यूज़, खबर देने में कभी कोताही नहीं करता है। हम राष्ट्र के लिए खबरें देते हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय प्रसारक हैं, और तमाम जो मीडिया चैनलों पर, खबरिया चैनलों पर कल से जो खबर चल रही थी कृतिका, वो सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे। हमने आपको जितनी भी खबरें बताई हैं वो पुख्ता खबर बताई है, बातचीत के आधार पर बताई है, और कंफर्म खबर बताई है। ये दूरदर्शन न्यूज़ की टीआरपी है कि हम जो भी बताते हैं वो कंफर्म बताते हैं, कोई कयास नहीं लगाते कि इसको बनाया जा सकता, उसको नहीं बनाया जा सकता। जी बिल्कुल। जिन लोगों से भी बात हुई, हमने बताया आपको कि धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, मुजफ्फरपुर से डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, जेडीयू से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, हम पार्टी से जीतन राम मांझी, लोजपा से रामविलास पासवान, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, ये वो तमाम नाम हैं जो एनडीए के घटक दल के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से कुछ और ऐसे नाम हैं जो बिहार से बनाए जाएंगे, जो कुछ चेहरे आएंगे। एक नया चेहरा तो मैंने आपको बताया ही, एक नए चेहरे राजभूषण चौधरी निषाद को मुजफ्फरपुर से जगह दी गई है। कुछ पुराने चेहरे जैसे नित्यानंद राय हैं, संजय जायसवाल हैं, या फिर
आर.के. सिंह वहां से चुनाव हार चुके हैं, तो ऐसे में रविशंकर प्रसाद या फिर राजीव प्रताप रूडी, ये तमाम जो कयासों का दौर मीडिया में चल रहा है, इनमें से कौन लोग चेहरे होंगे, इसकी पुख्ता जानकारी जब मिलेगी तो हम तुरंत आपसे साझा करने का काम करेंगे, तुरंत आपको बताएंगे कि कौन लोग बिहार से और नए चेहरे होंगे। बहरहाल चाय पर जो आमंत्रण मिला है, उस चाय की चुस्कियों को लेने के लिए तमाम पुराने और नए चेहरे पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री उन्हें टिप्स देंगे और टिप्स देने के बाद शाम का जो पल होगा रायसीना हिल्स पर, राष्ट्रपति भवन पर, वह एक अद्भुत, मनोरम, भव्य और दिव्य क्षण होगा जब देश के कुछ नामचीन हस्तियां जहां तीसरी बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगी, तो वही नए चेहरे, नए क्लेवर और फ्लेवर से लवरेज मोदी मंत्रिमंडल का तीसरा जो संस्करण होगा वो दिखाई पड़ेगा। ठीक है राजेश, आपके पास वापस आते हैं कुछ देर में। शैलेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद रजनीश आपके पास आती हूँ। शैलेंद्र, देखिए कुछ संभावित मंत्रियों की गाड़ी जो है वो अब निकल रही है प्रधानमंत्री के आवास से। तो हम देख रहे हैं कि 11:30 बजे से जो ये यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिन्हें हम संभावित मंत्री मानकर चल रहे हैं, तो उसमें से कुछ नेता काफिले, उनकी गाड़ी लग गई है, वो उनकी गाड़ी निकलने वाली है। तो हमें कह सकते हैं कि कुछ नेता अब से थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास से निकलते हुए नजर आएंगे। हमारे सहयोगी बहुत ठीक बात बता रहे हैं कि जब हम सुनिश्चित हो जाते हैं तभी उस तरह से नाम का ऐलान करते हैं, संभावनाओं के नाम को अलग से बता देते हैं। तो आप देखिए, आप सभी की निगाहें कि जब ये यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही है चाय की चुस्कियों के बीच, ये जब खत्म होगी तब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से नेता चाय के पर बुलाए गए थे, या यहाँ जो पहुंचे हैं, जिनको हम लोग देख पाए हैं, जिनका काफिला देख पाए हैं, वो तो स्पष्ट हो ही गया है। लेकिन कौन नए चेहरे हैं उसको लेकर अभी भी थोड़ी सी ऊहापोह की स्थिति है, और थोड़ी देर में वो भी साफ हो जाएगा। बिल्कुल, और जैसे ही स्थिति साफ होती है हम आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त रजनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का मुख्यालय है वहां पर मौजूद है। रजनीश, इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय पे तमाम जो पदाधिकारी हैं वो राष्ट्रीय कार्यालय में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी हैं, उनको राष्ट्रपति भवन में जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसका पासेस देने के लिए बुलाया गया है। उनको वो पास देंगे ताकि वो शाम का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो अपने आंखों से देख सकें, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते हुए देख सकें, उनके तमाम जो चाहने वाले नेता हैं, जो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, उनको देख सकें। इसलिए तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी में, और तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। कृतिका जी, रजनीश, अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो क्या बीजेपी का जो मुख्यालय वहां पर भी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सांसदों के कुछ नामों को लेकर चर्चा बनी हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी तक तो ऐसी कुछ नहीं है। जिनके नाम की चर्चा होनी थी, उनके नाम की चर्चा के लिए प्रधानमंत्री आवास से उनके पास फोन चले गए हैं और उनको चाय पे बुलाया जा चुका है, और जिनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल है उनको ये बता दिया गया है कि शाम के 7:15 बजे आपको शपथ ग्रहण समारोह में रहना है। चलिए ठीक है, आप तीनों लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। लगातार आपसे रुख करेंगे और ताज़ा अपडेट आपके पास में अब से कुछ देर में वापस आऊंगी मैं, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप भी लगातार बने रहिए हमारे साथ में, और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर एक एक अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे, एकदम सही और सटीक अपडेट सिर्फ डीडी न्यूज पर। बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। लगातार हम ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के, जिसका समय है 7:15 बजे का। उस ऐतिहासिक पल के साक्षी तो हम और आप हम सब बनेंगे ही, लेकिन बेसब्री से इंतजार भी हम सभी लोग कर रहे हैं कि आखिर इस बार पीएम के मंत्रिमंडल में कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, कौन कौन से पुराने चेहरों को इस बार एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। इसको लेकर चर्चा भी हमारे साथ हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी की जो पूरी टीम है डीडी न्यूज की, वो भी लगातार सुबह से एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, रजनीश हमारे साथ हैं और साथ ही राजेश राज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, सीधा आपके पास रुक करेंगे। अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो क्या मंत्रिमंडल में कोई अनोखा नाम भी अभी तक निकलकर सामने आया है पूरे देश को लेकर के, और साथ ही घटक दल जो है एनडीए के, उनमें से कौन कौन से अहम नाम है जिनको बड़ी जिम्मेदारियां इस बार दी जा सकती हैं? रजनीश, देखिए, अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें कृतिका, तो उड़ीसा में सबसे पहले हम जाते हैं जहां पे सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी। 2014 की बात करें तो सुंदरगढ़ लोकसभा, जहां पे जोएल ओराम पहली बार लोकसभा जीत के आए थे। जी बिल्कुल। उसके बाद 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वहां 8 सीट जीती थी। 2024 की बात करें तो वहां पे 14-19 के से ज़्यादा सीटें जीती और विधानसभा में सरकार बनाई। तो जायज़ बात है, अगर हम एक लोकसभा सीट है पूरी, वहाँ से संबित पात्रा पिछली बार जब खड़े थे तो वो चुनाव हार गए थे, इस बार वो विजयी हुए हैं। तो जायज़ बात है, एक बड़ा नाम वो भी हो सकता है कि क्योंकि पूरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री वहाँ पे खुद रोड शो किए हुए थे। साथ ही कई और ऐसे प्रदेश है जहाँ पे बड़े नाम हो सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में भाजपा ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया, वहाँ पे पूरी तरह से सभी सीटें जीती गई। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगर हम एक सीट जो सरोज पांडे खड़ी थी, अगर उसको छोड़ दिया था तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे मार्जिन से और सभी सीटें लगभग निकाली। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं उनको भी उम्मीद जताई जा रही है, वो लोग भी उम्मीद जता रहे हैं और उनके कार्यकर्ता भी उम्मीद जता रहे हैं कि हो सकता है उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले। ठीक है रजनीश, आपके पास में वापस आएंगे। सब तो शैलेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अगर बात टीडीपी की जाए तो टीडीपी से ऐसे कौन कौन से सांसद हैं जिनको इस बार मंत्रिमंडल में मौका मिलने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, या अभी तक नाम चल रहे हो खबरों में? कृतिका, देखिए, सबसे पहले टीडीपी के ही 2 सांसदों के नाम सामने आए थे और टीडीपी के एक नेता ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी थी कि एक कैबिनेट मंत्री और एक एमओएस मिलने जा रहा है, और वो आधिकारिक तौर पर हम नाम दिखा भी चुके हैं। यहाँ पर जो आप चौंकाने वाला नाम बता रही हैं वो मैं बताना चाहता था कि पंजाब से रोनित सिंह बिट्टू, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, कहा जा रहा है कि वो मंत्री बनाया जा सकते हैं। तो वो एक नाम है, चूँकि पंजाब में बीजेपी जरूर चाहेगी कि मंत्री बनाया जाए। हम देखते हैं कि हमेशा कोशिश की जाती है कि पंजाब से कोई ना कोई मंत्री हो। हरदीप सिंह पुरी भी देखें तो एक तरह से भले ही वो राज्यसभा से चुनकर आते हैं, लेकिन अप्रोच तौर पर एक देखा जाए तो पंजाब की एक तरह से आगे की राजनीति को देखते हुए एक महत्वपूर्ण नाम हरदीप सिंह पुरी का रहता है। इस बार रोनित सिंह बिट्टू क्या मंत्री बनेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पर, तो ऐसे में उनके नाम की चर्चा है। अब बाकी राज्यों से जो दक्षिण के राज्य हैं वहां से कौन चौंकाने वाला नाम होगा, और थोड़ी देर में वो भी स्थिति साफ हो जाएगी। क्योंकि अन्नामलाई का नाम बहुत चर्चा में था, लेकिन अभी तक वो पहुंचे नहीं है, या अभी तक कोई तस्वीर नहीं आई है, यहाँ पर उनका काफिला नहीं आया है कोई, तो उसको लेकर थोड़े से संदेह है कि तमिलनाडु से कौन नया चेहरा होगा। तो इस तरह से कुछ चौंकाने वाले नाम भी होंगे। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं और उनकी गाड़ी अंदर चली गई, तो वो वही नाम है जो चौंकाने वाले चेहरे हो सकते हैं, जो अब थोड़ी देर में जब और तस्वीरें सामने आएगी या सूची सामने आएगी तो पता चलेगा। लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि बहुत स्पष्ट है कि कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है मोदी सरकार के इस मंत्रिमंडल में, जो आज शाम को शपथ लेने जा रहा है। बिल्कुल, और वो नए चेहरे कौन से होंगे इस पर भी हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। हालांकि कुछ संभावित नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। राजेश, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जाए तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं को साधने की एक कोशिश इस मंत्रिमंडल के जरिए की जा रही है, ताकि जो एक विजन है साल 2047 का विकसित भारत, तो उस संकल्प को पूरा किया जा सके, ये संकल्प है। तो ऐसे में चारों दिशाओं को साधने की कोशिश हो रही है प्रधानमंत्री की, और नाम भी मुख्य तौर पर वही निकलकर सामने आ रहे हैं जो वाकई जमीनी स्तर पर काम कर सके, खासतौर पर युवा चेहरे। देखिए कृतिका, आपने पहले भी देखा होगा यूपीए 1 यूपीए 2 के वक्त में कि मंत्रियों की संख्या भले ही किसी भी राज्य से
ज़्यादा होती थी। अगर हम बिहार उत्तर प्रदेश की बात करें तो अमूमन आपने देखा होगा कि एक लंबी चौड़ी भीड़ तमाम मंत्रिमंडलों में दिखाई पड़ती थी, लेकिन क्वालिटी वाले लोगों की पूछ बहुत कम होती थी। अगर हम बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपीए 1 यूपीए 2 में आपने देखा कि आधे दर्जन 1 दर्जन तक मंत्री जो है वो दिखाई पड़ते थे। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी कम प्रतिनिधित्व मिलता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2019, 19 से 24 का जो उनका सफ़र रहा, उस सफ़र में आपने देखा कि उत्तर पूर्व के राज्यों को खासा उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। अगर हम किरण रिजिजू की बात करें, हम सर्बानंद सोनोवाल की बात करें, रामेश्वर तेली की बात करें, ऐसे ऐसे लोगों को नॉर्थ ईस्ट से लाकर उन्होंने मंत्री बनाया जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से बीजेपी को जोड़ने की कोशिश की। डिब्रूगढ़, जोरहट, जो सुदूर आसाम का जो इलाका था, उस इलाके से डिब्रूगढ़ से रामेश्वर तेली पेट्रोलियम राज्य मंत्री बनाए गए थे, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे लोगों को जगह दी गई मंत्रिमंडल में, और कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व के राज्यों में विकास की किरण भी पहुंची। तो प्रधानमंत्री की ये कोशिश है कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब तमाम राज्यों को वो जो है वो साधने की कोशिश करें, उनको प्रतिनिधित्व दें, और कोई ऐसा स्टेट जो विकास की झिलमिल किरण जहाँ तक नहीं पहुँच पाई हो, उन राज्यों को प्रतिनिधित्व देकर उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करें। यह नए मंत्रिमंडल की कोशिश हर हाल में होगी। नए मंत्रिमंडल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री चाहेंगे कि पुराने चेहरों के साथ साथ नए चेहरों को एकोमोडेट कर एक नई सफलता की इबारत जो है वो लिखी जाए। और चूंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन एनडीए के पास अपार बहुमत है, लगभग 300 का आंकड़ा एनडीए छू चुका है। और अटल जी के ज़माने से जो 17 दलों की सरकार अटल जी ने चलाई थी, वह दौर आज फिर तेलुगु देशम पार्टी के एनडीए में शामिल होने के बाद वो पुराना दौर एक बार फिर लौट आया है। जी बिल्कुल, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हाल में कैरी ऑन करना चाहते हैं। और यही वजह है कि नए और पुराने दोनों चेहरों पर भरोसा कर एक नया खूबसूरत मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें हर हाल में क्वालिटी जो है, क्वालिटी की प्रधानता होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन साथ ही शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो खबर आप तीनों के पास में आती है, सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि डीडी न्यूज लगातार सही और सटीक खबर सबसे पहले आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सुबह से लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के। तो ये तो बात रही शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, लेकिन इसके साथ ही अन्य खबरों का भी हम इसी बीच रुक कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि हैदराबाद में आज राजकीय सम्मान के साथ रामोजी राव को अंतिम विदाई दे दी गई है। उनके अंतिम दर्शन के लिए शहर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाह रहा था, और इस मौके पर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि मीडिया जगत की एक प्रसिद्ध हस्ती इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का बीते कल तेलंगाना के हैदराबाद में निधन हो गया था। रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज चल रहा था। रामोजी राव को आइकॉनिक मीडिया बैरन और फिल्म मुगल भी कहा जाता है, जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रामोजी राव ने बिजनेस और फिल्मों की दुनिया में खूब नाम कमाया। साथ ही उन्होंने रामोजी ग्रुप की नींव रखी, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, ईटीवी नेटवर्क और इनाडू तेलुगु अखबार भी वहां से आता है। कई सुपरहिट तेलुगु फिल्मों को बनाने का श्रेय भी रामोजी राव को जाता है। साल 2016 में पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए रामोजी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ताजा अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और ब्रेक के उस पार खबरों का आगे का सिलसिला देखिए मेरे सहयोगी निखिल और अजय के साथ। मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।